तो सर सबसे पहले हम शुरुआत करेंगे कि अगर किसी को जीरो से पॉलिटी की शुरुआत करनी है उसे सबसे पहले क्या करना चाहिए, किन चीजों का ध्यान रखना चाहिए जिसने कभी पॉलिटी नहीं पढ़ा। यार मैंने आज यूनियन एंड इट्स टेरिटरी पढ़ा और कल मैं जाके लोकल गवर्नमेंट पढ़ूंगा, देयर विल बी नो सेंस। ये वैसे ही है कि जैसे मैंने ये दीवार बनाई और एक दीवार और दूसरी दीवार के बीच में गैप छोड़ दिया, बनाते रहो जितने मर्जी बड़े घर, वो गिरेगा पक्का 100%। सॉरी टू से, बट यही वाली बात है। यहीं पर वो जो सो कॉल्ड लोग बोलते हैं कि हम सेल्फ स्टडी करते हैं, वो आमतौर पे इसी स्टेप पर फॉल्टर करते हैं। बिकॉज एक एजुकेटर के बिना उसको खुद को कैसे पता चलेगा, बिकॉज ही डज नॉट हैव एन ईगल्स पॉइंट ऑफ व्यू। किसी हाल में दूसरा घंटा क्रॉस नहीं करेगा, बिकॉज वो बोलेगा आई एम मैड गाय कि मैं ये सब क्यों कर रहा हूँ। जब आप एग्जाम की तैयारी कर रहे हो तो सारा खेल ही डिटेल का है। किसी एक अब डायरेक्शन में जाइए, इन दैट सेंस किसी एक चीज को एंकर कर लीजिए, तो वो फ्लो होना बड़ा जरूरी है। और इसमें मैं चाहता हूँ कि जितने भी लर्नर्स है वो अपने एजुकेटर पे भरोसा करें। इसमें बिल्कुल ब्लाइंड ट्रस्ट होना चाहिए, बिकॉज जो आपका एजुकेटर है उसने कई साल देखे होते हैं, ही अंडरस्टैंड्स कि बेस्ट फ्लो क्या है। तो हेलो एवरीवन, वेलकम टू अनअकैडमी। मेरा नाम है शुभम सिसोदिया और मेरे साथ हैं आज सिद्धार्थ सर। सर के किसी भी इंट्रोडक्शन की मुझे ज़रूरत नहीं है, लेकिन हिंदी वाले जो हमारे एस्पिरेंट्स हैं उनको मैं बता देना चाहता हूं कि सर इंडियन पॉलिटी एंड कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ाते हैं, लेकिन सर बाइलिंगुअल में पढ़ाते हैं। तो आज मैं भी और आप सब लोग भी हम सर से बहुत कुछ सीखेंगे, क्योंकि मुझे लगता है सर पॉलिटी इज़ अ सब्जेक्ट जिसको शुरुआत में सबसे पहले प्रेफर करा जाता है कि यार पॉलिटी से हम अपनी प्रिपरेशन है उसको शुरू कर सकते हैं। लेकिन सर एक डाउट ये भी आता है, जब हिंदी वर्सेस इंग्लिश मीडियम की बात हम करते हैं तो कई बार ऐसा लगता है कि इंग्लिश मीडियम वालों का सिलेक्शन ज़्यादा हो रहा है, इंग्लिश मीडियम वाले प्रिविलेज हैं। तो हम इस गैप को ख़त्म कर सकें कि इंग्लिश मीडियम वाले अच्छा पढ़ रहे हैं, हिंदी वाले कुछ गलती तो नहीं कर रहे हैं। दिस इज वाई मैंने सर से रिक्वेस्ट करी कि आप हमारे हिंदी मीडियम के जो एस्पिरेंट हैं उनको भी कुछ गाइड करें, और सर जो बताएंगे मैं भी इंश्योर करूंगा कि उन सभी चीज़ों को अपने बैच में फॉलो करने की कोशिश करें। तो सर सबसे पहले हम शुरुआत करेंगे कि अगर किसी को जीरो से पॉलिटी की शुरुआत करनी है उसे सबसे पहले क्या करना चाहिए, किन चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए जिसने कभी पॉलिटी नहीं पढ़ा। आप जो इंग्लिश मीडियम में आपकी जो अप्रोचेज होती हैं आप वो सब इनको बताएं, हम लोग फॉलो करेंगे उसको। ठीक है। सी फर्स्ट ऑफ ऑल ये एक नॉर्मल ऑब्जर्वेशन है कि दिस हैज टू बी अंडरस्टूड कि जो कॉन्स्टिट्यूशन लिखा गया है या जो लॉ की आमतौर पे भाषा की गई जाती है, जी सर, वो आमतौर पे आई एम नॉट सेइंग कि उसका हिंदी अनुवाद नहीं हुआ है, ऑफ कोर्स हुआ है, लेकिन एक जनरल टोन उसके पीछे इंग्लिश है। बिल्कुल। जैसे आमतौर पे आप वर्ड सुनेंगे जुडिशियल रिव्यू, या आप वर्ड सुनेंगे कोर्ट, नो, कोर्ट को अदालत आमतौर पे कम लोग बोलेंगे, कोर्ट ही बोलेंगे। उसी तरह से जुडिशियल रिव्यू को जुडिशियल रिव्यू ज्यादा बोलेंगे एज कंपेयर टू न्यायिक समीक्षा। राइट, बोलने को बोला जा सकता है, ऑब्वियसली वो अनुवाद है। Now that actually takes us to that point, क्योंकि हम लोग को जब स्कूल में भी पढ़ाया गया, स्कूल से भी पढ़ाया गया, तो we were talking more in terms of democracy क्या है, रिपब्लिक क्या है, वहां से प्रेसिडेंट क्या है, प्राइम मिनिस्टर क्या है, एंड सो ऑन सो फोर्थ। सो मैं इसको नहीं बोल रहा हूं कि ये टेक्निकल इंफॉर्मेशन है, लेकिन दिस इज हाउ योर ब्रेन स्टार्ट्स अब्सॉर्बिंग कोई भी सब्जेक्ट। ओके, सो अगर आप कभी मौका मिले तो आप कभी उर्दू में न्यूज सुनना, तो अगर आप उर्दू में न्यूज समझेंगे तो आपको ऐसा लगेगा कि हर चौथा वर्ड उर्दू की न्यूज, नॉर्मली जो हमारी भाषा नहीं, जो हम लोग जिसको उर्दू बोलते हैं, जो उर्दू की जो न्यूज होगी, ऐसा नहीं है कि आपको नहीं समझ में आ रहा, यू कैन गेट एन आइडिया। आपको ईयर लगा के बिल्कुल ध्यान से सुनोगे तो समझ में आ जाएगा। ओके, कि वो बोलेंगे जमहूरियत, तो आपको फिर बीच में हर तीसरा वर्ड आपको गायब हो जाएगा कि यार ये पता नहीं क्या बोला था। तो आप क्या कोशिश करोगे कि पहले वर्ड को पांचवें से, पांचवें को आठवें से, आठवें, एंड यू ट्राई टू मेक अ स्टोरी। अब स्टोरी तो बन जाती है, राइट, कि यार ये हुआ, जमहूरियत एक तर्ज हुकूमत है, नो एटसेट्रा। लेकिन जब आप एग्जाम की तैयारी कर रहे हो तो सारा खेल ही डिटेल का है। तो वो जो हिंदी एस्पिरेंट है, जो हिंदी स्पीकिंग एस्पिरेंट है, उसको कई बार
वो जो कनेक्शंस होते हैं वो मिस हो जाते हैं। ओके, दैट इज वन थिंग। जबकि एक इंग्लिश वाले को, क्योंकि वो एक फ्लो में जा रहा होता है और अगर उसको ठीक से समझाया जाए तो इट बिकम्स इजियर फॉर हिम टू ड्रॉ कनेक्शन, वो कनेक्शंस जल्दी बन जाते। इट इज एज सिंपल एज दैट। इसमें कुछ कम या ज्यादा वाली सिचुएशन नहीं है, इट इज जस्ट अ जेनेटिक लॉटरी। एक जेनेटिक लॉटरी है कि किसी का जन्म एक ऐसी जगह पे हुआ जहां हिंदी ज्यादा बोली जाती थी, उसके माता पिता ने उसको हिंदी स्कूल में डाल दिया। देयर इज नथिंग रॉन्ग अबाउट इट, Definitely. देयर इज नथिंग रॉन्ग अबाउट इट एंड देयर इज नथिंग लेस और मोर अबाउट इट। इट इज जस्ट अ मैटर ऑफ लैंग्वेज। नो, इसीलिए तो नेटफ्लिक्स जैसी एक बड़ी सी ऑर्गेनाइजेशन ने भी कंपलसरी कर दिया कि इंग्लिश की मूवी लाएंगे तो नीचे सबटाइटल जरूर आएंगे, definitely. वरना वो इंडिया में नहीं चल पाता। बिल्कुल। क्योंकि वही होता था, जैसा मैं अभी हिंदी या उर्दू का बता रहा था, तो हिंदुस्तान के 95% लोग जब इंग्लिश मूवी नेटफ्लिक्स से पहले देखते थे तो वो पहले वर्ड के बाद 8वां वर्ड और 8वां वर्ड के 15वां वर्ड एंड देन बाकी सब खुद अंदाजे से करते थे, बिकॉज ऑब्वियसली अमेरिकन एक्सेंट आपको नहीं समझ में आ जाएगा, इसका पूरा टेस्ट होता है। Exactly. सो दैट्स द ओनली प्रॉब्लम दैट आई सी विद हिंदी एस्पिरेंट्स। कहीं से भी हिंदी एस्पिरेंट्स या हिंदी स्पीकिंग एस्पिरेंट्स या हिंदी से जो करे, वो कहीं एक पैसा भी किसी भी इंग्लिश स्पीकिंग एस्पिरेंट से कम नहीं है, ना ही ज्यादा है। बट स्टिल सर, हमारी संतुष्टि के लिए एक ही हो जाए कि बहुत सारे लोगों को रहता है कि यार सर पता नहीं इंग्लिश में क्या पढ़ाते होंगे, तो हम इस बैरियर को ही खत्म कर देते हैं। तो आज हम सर से स्ट्रेटेजी जान लेंगे कि सर अगर अपन पॉलिटी शुरू कर रहे हैं जीरो से, जिसने कभी पॉलिटी नहीं पढ़ा, तो उस बंदे को कैसे अपनी पूरी होलिस्टिक प्रिपरेशन, और मेजरली क्योंकि सर GS2 में मेजरली पार्ट है विद गवर्नेंस, अगर इसको हम देखें तो इसको हम कैसे शुरुआत करें जिसने कभी पॉलिटी नहीं पढ़ा जीरो से, या फिर इनकेस किसी ने पढ़ा है लेकिन उसका पूरी तरह से प्रिपेयर नहीं हुआ एग्जाम लेवल के लिए। तो सबसे पहले स्टेप हम सर इसमें क्या क्या लें, आप प्लीज एक बार इनको बताते हैं। सबसे पहले मैं चाहता हूं कि फंडामेंटल्स पता होने चाहिए, बेसिक चीजें। डेमोक्रेसी क्या होती है, रिपब्लिक क्या होता है, फंडामेंटल राइट्स क्या है, ड्यूटीज क्या है, ये बिल्कुल बेसिक, जिसको हम लोग स्कूल की भाषा में सिविक्स बोला करते थे, ना, कि हमको बेसिक माना कि यार डेमोक्रेसी में क्या होता है जनरली, राइट। रिपब्लिक और डेमोक्रेसी में क्या फर्क है, रिपब्लिक और डिक्टेटरशिप में क्या फर्क है, मोनार्की क्या है, राजाशाही क्या है, तानाशाही क्या है, एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ। बिल्कुल बेसिक चीजें हमको ब्रॉडली, इट्स लाइक कंस्ट्रक्टिंग अ बिल्डिंग। ओके, मैं बिल्डिंग बनाता हूं, देयर इज अ थ्योरी, उस थ्योरी के अनुसार आप काम करना स्टार्ट करते हैं। तो आप पहले बिल्डिंग बनाते हो, तो आप पहले ही छत नहीं बनाओगे ना, आप पहले फाउंडेशन बनाओगे। इट्स एज सिंपल एज दैट, बिल्कुल बेसिक। और उसमें आपको बिल्कुल बचकाने वाली हरकतें करनी होती नो, कि आपको यू हैव टू बी वेरी क्यूरियस कि सर पढ़ा रहे थे और सर के मुंह से निकल गया सोशलिज्म समथिंग, तो रुको सर, मुझे बताओ ये सोशलिज्म क्या है। मैं गेस वर्क ना करूं, आई एम नॉट इन दैट सेकंड गेस थॉट। मैं बोलूंगा सर प्लीज समझाओ सोशलिज्म क्या होता है, और अगर सोशलिज्म कुछ होता है तो कैपिटलिज्म भी होगा। 5 लाइंस में समझा दो सर जनरली, अभी विल बिल्ड इट अप। तो सबसे पहला सारे फंडामेंटल्स को ठीक से समझ लो, वेदर यू अंडरस्टैंड इट और नॉट, वो काम एजुकेटर्स का होगा। सर मैं आपको यहाँ पे एक रिक्वेस्ट मैं आपसे करना चाहूंगा कि अभी जो आप बताएंगे मैं भी फॉलो करूंगा और इनसे फॉलो करवाऊंगा अभी, पर आपका जितना बड़ा एक्सपीरियंस है उससे हम लोग भी सीखेंगे। अगर इवन हम कुछ ऊपर नीचे कर रहे होंगे तो उन चीजों को करेक्ट भी करेंगे। पर आपकी पहला जो आपने सबसे हमें एडवाइस दिया है, इसे देख के मुझे बड़ा अच्छा लगा। बिकॉज सर अपन अपनी जो प्लस क्लासेस मेरा बैच शुरू होता है तो उसमें लगभग 15 घंटे में रिजर्व रखता हूँ शुरुआत के, मतलब लगभग 4 से 5 क्लास में केवल फंडामेंटल्स पे, कि कीवर्ड एक कीवर्ड की अगर देयर इज अ चांस कभी एनसीईआरटी बेस्ड क्वेश्चन भी आ जाए, बाकी अगर आप फंडामेंटल्स को समझ जाते हैं तो आगे की रेस आपके लिए इजी और फास्ट हो जाती है। एब्सोल्यूट। तो फर्स्ट थिंग तो ये रहती है। तो इसमें सर अपन प्लस क्लासेस में 3 से 4 क्लास अपन इसके लिए रिजर्व रखते हैं। बहुत बढ़िया। सेकंड स्टेप सर, फिर उसके बाद क्या हो सकता है? सेकंड स्टेप में आप किसी एक अब डायरेक्शन में जाइए, इन दैट सेंस किसी एक चीज को एंकर कर लीजिए। फॉर इंस्टेंस जैसे मैं आमतौर पर करता हूँ, तो आप लक्ष्मीकांत कर लो फॉर दैट मैटर, आई डोंट माइंड दैट। ओके, आप लक्ष्मीकांत कर लो, तो आप उस बुक के फ्लो में जाइए जो इंडेक्स में जैसे चल रहे हैं, जैसे मैं, या फिर कॉन्स्टिट्यूशन, तो आप पहले प्रीएम्बल पढ़िए, फर्स्ट ट्राई एंड अंडरस्टैंड प्रीएम्बल। देन उसके बाद देखिए कि आर्टिकल 1 टू आर्टिकल 4 में यूनियन एंड इट्स टेरिटरी की बात हो रही है, तो फिर आप नेक्स्ट यूनियन एंड फेडरलिज्म समझिए, एंड सो ऑन एंड सो ऑन। व्हेन यू आर हॉपिंग कि यार मैंने आज यूनियन एंड इट्स टेरिटरी पढ़ा और कल मैं जाके लोकल गवर्नमेंट पढ़ूंगा, देयर विल बी नो सेंस। तो सबसे इंपॉर्टेंट, सी योर ब्रेन विल ऑलवेज अंडरस्टैंड इन अ फ्लो।
अगर आप कभी भी म्यूजिक सीखने जाते हो या कोई भी आर्ट या क्राफ्ट या नॉलेज सीखते हैं, वो एक फ्लो में सिखाते हैं। बिल्कुल। तो आप चाहे अगले ए.आर. रहमान बनने वाले, लेकिन बचपन में आप लोगों ने सारे गामा पाधा नीसा ही चिल्लवाया था, जो टीचर था। फिर उसने सरगम थोड़ी सी भारी की होगी, फिर और भारी की होगी, फिर राग सीखे होंगे एंड सो ऑन सो फोर्थ। सो वो फ्लो होना बड़ा जरूरी है, और इसमें मैं चाहता हूं कि जितने भी लर्नर्स है वो अपने एजुकेटर पे भरोसा करें। इसमें बिल्कुल ब्लाइंड ट्रस्ट होना चाहिए, बिकॉज जो आपका एजुकेटर है उसने कई साल देखे होते हैं, ही अंडरस्टैंड्स कि बेस्ट फ्लो क्या है, जिससे आपको कनेक्शन ड्रॉ किया जाएगा। तो वो आपको फ्लो मेंटेन करना बड़ा जरूरी होता है। आमतौर पे होता क्या है, विच इज अ फेटल पार्ट ऑफ एनी प्रिपरेशन, कि स्टूडेंट्स क्या बोलते हैं, यार ये ना कहीं आ ही जाता है, जैसे ब्रेक आ ही जाता है। जैसे मैंने फंडामेंटल राइट्स पढ़े, ज्यादातर लोगों को समझ में आ गया, ठीक है, एंड देन समवेयर इन द मिडिल लगने लगता है यार ये थोड़ा सा ज्यादा हो गया, यू नो, एंड देन वो सो कॉल्ड उस प्लेटो को हिट करता है और उस टॉपिक को छोड़ के कुछ नया ही टॉपिक करने लगता है। दैट्स द एंड ऑफ द गेम, बिकॉज कनेक्शन ब्रेक, इट्स लाइक सर्किट। आप कितना भागड़ा नंगल डैम से एक वायर निकाल के अपने घर पे लगा लो, लेकिन वायर तो काट दो तो वो करंट नहीं फ्लो करेगा। इट इज एज सिंपल एज दैट। तो वो फ्लो बनाना इज द सेकेंड एंड अ वेरी वाइटल पार्ट ऑफ योर प्रिपरेशन। ये इतना जरूरी है जितना कि एनीथिंग एल्स। जैसे फंडामेंटल्स होना बड़ा जरूरी है, ये वैसे ही है कि जैसे मैंने ये दीवार बनाई और एक दीवार और दूसरी दीवार के बीच में गैप छोड़ दिया, बनाते रहो जितने मर्जी बड़े घर, वो गिरेगा पक्का 100%। सो फाउंडेशन यस नंबर 1, और नंबर 2 दैट कनेक्शन अबाउट वन टू अनदर, जो एक दूसरे से लॉजिकली कनेक्ट है। और मुझे लगता है सर यहाँ पर एक एजुकेटर की और टीचर की जो भूमिका है वो शायद ज्यादा बड़ी 1001%। आई थिंक देयर इज नो कंपैरिजन। और यहीं पर सॉरी टू से, बट यही वाली बात है, यहीं पर वो जो सो कॉल्ड लोग बोलते हैं कि हम सेल्फ स्टडी करते हैं, वो आमतौर पे इसी स्टेप पर फॉल्टर करते हैं। बिकॉज एक एजुकेटर के बिना उसको खुद को कैसे पता चलेगा, बिकॉज ही डज नॉट हैव एन ईगल्स पॉइंट ऑफ व्यू। उसने देखा नहीं है, वो पहली बार नीचे से, ही इज बिल्डिंग अप फ्रॉम डाउन अप, बट यू हैव सीन इट फ्रॉम अप डाउन। तो आपको मालूम है कि ये फ्लो ठीक है। जैसे मैं कभी कभी बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्राइन पढ़ाते पढ़ाते 4-5 घंटे में निकल जाता हूँ, है ना। तो मे बी जो सेल्फ स्टडी कर रहा होगा, और अगर वो इस लेवल पे आएगा तो वो किसी हाल में दूसरा घंटा क्रॉस नहीं करेगा, बिकॉज वो बोलेगा मैं मैड गया कि मैं ऐसा क्यों कर रहा हूँ। इवन अगर सर रेफरेंस बुक के ऊपर भी किसी की डिपेंडेंसी है तो 2-3 पेज का, 2-3 पेज का खत्म है, उसके बाद कुछ नहीं। केशवानंद भारती के इसके अलावा कुछ है ही नहीं, बात ही नहीं है। जबकि बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्राइन के बिना आपको बहुत सारी चीजें समझ में ही नहीं आएगी। सो द पॉइंट हियर इज इट इज वेरी डिफिकल्ट। मैं नहीं बोल रहा हूँ कि इट इज इम्पॉसिबल, लेकिन मैं यहाँ पर बात कर रहा हूँ एक एवरेज टू अबव एवरेज स्टूडेंट की। जीनियसेस को देखकर, एक्सेप्शंस को देखकर रूल्स नहीं बनाए जा सकते, है ना। तो मैं इलॉन मस्क को देखकर कॉलेज छोड़ के बिलियनर बन जाऊंगा, ये कुछ समझदारी की निशानी नहीं है। बिल्कुल, क्योंकि इलॉन मस्क एक अलग ही आदमी है, वो एक एक्सेप्शन है, उसका चल गया। अब इसका मतलब थोड़ा कि इलॉन मस्क बिलियनर ट्रिलियनर बन गया है तो वो कॉलेज छोड़ दे तो मैं भी कॉलेज छोड़ दूं। इट्स समथिंग सर कि किसी के शीश महल को देख के अपने घर को नहीं कंपेयर कर सकते। पहले खुद को सेल्फ एनालाइज करना जरूरी है। क्या आपके स्कूल में सच में 100 में से 100 होते थे? क्या आप कॉलेज में एनटीएससी क्रैक कर चुके थे, या किसी में भी ऐसा सिचुएशन है जीनियस है? तो जीनियस है तो फिर तो आपको सुनने की जरूरत ही नहीं, आप हम कृपा करके हमारी ना सुनिए। लेकिन अगर आम तौर पे जो एक एवरेज अबव एवरेज स्टूडेंट, मैं अपने आप को अबव एवरेज स्टूडेंट मानता हूँ, और जो मानना भी चाहिए, तो एक तरीका होता है जिसमें ये एक पार्ट है। बिल्कुल। अब सर जैसे क्लासेस होती हैं, जैसे 1-2 बैच होगा, फंडामेंटल्स को ये लोग सीखेंगे, जब तक समझेंगे तब तक इट्स ओके। पर जैसे जैसे सर ये क्लासेस का जो फ्लो है ये आगे बढ़ता जाएगा, इन लोगों का एक भगा हुआ क्वेश्चन आएगा कि सर जो आप पढ़ा रहे हो वो तो ठीक है, पहली बात तो ये बताओ कि मैं नोट्स कैसे बनाऊं आपकी क्लास के, ये पहला क्वेश्चन आता है। सेकंड सर मुझे ये बताओ कौन कौन सी बुक लिस्ट है पॉलिटी के लिए, कौन कौन सी किताबें मैं सबको पढ़ डालूं। क्योंकि मुझे लगता है सर आज के टाइम पे सोशल मीडिया में और सारी जगहों पे कंटेंट की जो अवेलेबिलिटी है, अभी प्रॉब्लम वो नहीं कि कंटेंट अवेलेबल नहीं है, अभी ज्यादा चीजें हैं, तो इनको लगता है उसने तो ये भी बताया मैं ये भी पढूं, फिर मुझे वो भी पढ़ना है, ये भी पढ़ना है। तो मुझे लगता है सर इस पे एक रास्ते पे ब्लेंडर्स लगा के चलना ज्यादा जरूरी है। तो प्लीज आप इस बारे में थोड़ा सा बताएं। मेरे एक मित्र हैं, वो पहली बार यूरोप घूमने गए, तो जो यूरोप गए तो उनका 10-12 लाख रुपए का खर्चा हो गया। बिल्कुल। तो जब वो यूरोप गए तो वापस आए
तो उन्होंने मुझे बताया, मैंने उनको बोला कैसे रहा तुम्हारा यूरोप का ट्रिप, तो उन्होंने मुझे 150 जगहों की फोटोज दिखाई जहां पर वो यूरोप में घूम के आए, एक ही शहर में, एक ही एरिया कंट्री में। तो मैंने कहा तुम 150 जगहें देखा है? बोले हाँ। मैंने कहा 3 दिन के लिए गए थे, 150 जगहें? तो बोले हमने एक भी जगह छोड़नी नहीं थी। अब एक और मेरे मित्र हैं जो कि काफी रईस है, अच्छा ट्रैवल भी करते हैं, वो यूरोप गए और उन्होंने 2 घंटा, 3 घंटा, 5 घंटा एक म्यूजियम में टाइम स्पेंड किया। उस म्यूजियम में उन्होंने एक ही पेंटिंग को कई घंटे देखा, अप्रिशिएट किया, माइकल एंजेलो की पेंटिंग्स देखी, अप्रिशिएट किया कि किसी आदमी ने अपने जिंदगी के 5 साल दिए थे इस पेंटिंग को बनाने के लिए। ओके, मैं भी जरा देखकर आनंद तो लूं, क्या बनाया होगा उसने। और वो वापस आए, मैंने उनको पूछा तुम कितने जगह गए? कहते मैं 2 जगह गया था, एक मैंने माइकल एंजेलो की पेंटिंग देखी, दूसरा मैं वो एक बहुत प्यारी सी मॉन्यूमेंट था, मैं वहां होके आया। अब ये फर्क होता है एक नौसिखिए में और एक एक्सपीरियंस पर्सन। एक एक्सपीरियंस पर्सन एसेंस को ऊपर बैठा रहता है, बोलते हैं एक ही चीज है लेकिन मैं उसको पूरी तरह से अब्जॉर्व कर लूं, उसमें से कुछ नहीं बचेगा। दूसरा होता है जो छू कर सब कुछ आ जाता है। अब वो जो पहली बार नौसिखिया गया है वो बोला यूरोप है, फोटो तो मेरे पास होनी चाहिए हर जगह की, बट एक्चुअली देखा जाए तो उसने कुछ भी नहीं पाया। एग्जैक्टली। इससे अच्छा तो वो इंस्टाग्राम पे फोटो ही देख लेता। अगर फोटो ही कलेक्ट करनी थी तो फोटो ही कलेक्ट करनी थी तो हुआ। लेकिन कुछ लोग ये और उसमें आदमी में फर्क था। आप एक छोटी सी किताब भी, मैं कई बार, आज मेरे को 16 साल हो गए पढ़ाते हुए, मैं कई बार मेनी टाइम्स मैं एनसीईआरटी को ऐसा कभी कभी देख रहा होता हूँ और मेरे को तो वाओ यार कितनी अच्छी तरह से पता है। 100%। कभी एक एनसीईआरटी जो कि स्कूल लेवल बुक है, कोई भी किताब में एक ऑथर कैसे लिख रहा होता है उसमें काफी लेयर्स होती है। उस लेयर्स को समझने में, आप कोई भी पोएट्री को भी आप कभी पढ़ेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि वो पोएट्री जो हमको स्कूल में सिखाई गई थी तो हमको अलग मतलब मालूम था। जब हमने वही पोएट्री 30 साल की उम्र में थी तो कुछ और समझ में आया, 40 में शायद कुछ और, 50 में कुछ और बाद में कुछ और। जीवन में एक प्याला था, माना वो बेहद प्यारा था, वो टूट गया तो टूट गया, अंबर के आनंद को देखो कि उसके कितने तारे टूटे, कितने उसके प्यारे छूटे, जो छूट गए फिर कहाँ मिले, पर बोलो टूटे तारों पर कब अंबर शोक मनाता है, जो बीत गई सो बात गई। ये हम लोगों ने स्कूल में ये रट्टा था। हरिवंश राय बच्चन साहब ने ये जो कविता बोली इसमें जीवन का सार बता दिया, है ना। ये तब पता चलेगा जब 40, 50, 60, 70 साल हम देखेंगे, हमारे कुछ दोस्त छूटेंगे, कुछ रिश्तेदार नहीं रहेंगे, तब याद आएगा कि नहीं यार अंबर के तारे टूटने का मतलब क्या होता है। तो एक बुक, एक पैराग्राफ भी तुम्हारी जिंदगी का सार बदल सकता है। इसीलिए एक सोर्स लो जो ऑथेंटिक सोर्स है, एंड अगेन ट्रस्टिंग योर एजुकेटर, क्योंकि उसने देखा हुआ है। तो आप लक्ष्मीकांत ले लो, हमारे वी आर नाइदर प्रो नॉर अगेंस्ट इट। अगर तुम्हें वो ठीक लग रहा है फाइन, एनसीईआरटी लो, कॉन्स्टिट्यूशन लो, कोई भी एक सोर्स, 1 या 2 एट मैक्स, मोर देन इनफ, क्योंकि उतना आपके पास टाइम थोड़ा, आपको 20 साल थोड़ा पढ़ने वाले हो। बिल्कुल 2 सोर्स पढ़ो बट पूरी तरह से डीप डाइव करो। ये फेलियर की एक रेसिपी है। बिल्कुल सर, मुझे लगता है आज के टाइम पे सबसे बड़ा ब्लंडर, और स्पेशली जो लोग बाहर रह के पढ़ रहे हैं, लाइक अगर कोई दिल्ली, मुखर्जी नगर, नोएडा या फिर आजकल की जनरेशन को वो वर्ड बड़ा फेमस हो गया ना, फोमो। हाँ एग्जैक्टली, द फियर ऑफ मिसिंग आउट, कि कहीं ना कहीं जादू छुपा हुआ है। जादू है ही नहीं, जादू डीप डाइव में, और वो तुम्हें खुद समझ में आ जाएगा, आफ्टर अ व्हाइल समझ में आ जाएगा। सो आई थिंक दिस इज अ फेलियर रेसिपी। ओके सर, इसके बाद मैं आपको एक जगह पे थोड़ा सा यहाँ पे इंटरप्ट करना चाहूंगा, मैं थोड़ा डाइवर्ट होऊंगा कि जैसे मान लीजिए प्री 2026 हुआ है और प्री 2026 के एग्जाम की लैंग्वेज में थोड़े से या फिर क्वेश्चंस को देके बहुत लोगों की हार्ट बीट्स ऊपर नीचे हुई हैं। बहुत लोगों को ये भी डर लगा है कि अरे ये तो सब आउट ऑफ लीग है, क्या दे दिया, कहाँ से दे दिया, क्या है, कैसा है। क्या आपको लगता है कि आज भी जो बेसिक चीजें हैं जिनको हम अब तक फॉलो करते आ रहे थे वो रिलेवेंट हैं, या फिर इस क्वेश्चन पेपर में कुछ अलग था कि अब आगे हमें कुछ अलग करने की जरूरत है, या फिर यूपीएससी कहीं अलग डायरेक्शन में जा रहा है सो दैट आगे की प्रिपरेशन को हम उसी डायरेक्शन में लेके जा सकें? व्हाट योर पीओवी ऑन इट? सी, एक इवेंट होता है उसे ब्लैक स्वॉन इवेंट बोलते हैं, ओके, या ब्लैक शीप बोलते हैं। आप कभी कभी ऐसे आपने देखा होगा
कि जैसे सफेद भेड़ बहुत सारी होती है, उसमें एक काला होता है, या फिर ब्लैक स्वॉन कहते हैं। ब्लैक स्वॉन जिंदगी में हजारों स्वॉन्स के बीच में एक चिड़िया व्हाइट में से ब्लैक दिखती है। ये जो इवेंट है इसको मैं नजरअंदाज तो नहीं कर रहा हूँ, बट हमारी नजर इस पर जरूर है। ये एक हेलीज कॉमेट है, कई सालों में एक बार दिखाई देता है। अगर तो ये यूपीएससी का ट्रेंड बन रहा है तो आई एम श्योर हम एज एजुकेटर्स एंड द एस्पिरेंट्स को अपना पूरी स्ट्रैटेजी चेंज करनी पड़ेगी, राइट। बट एनीवेज चाहे आप इस स्ट्रैटेजी को चेंज करो या ना करो, आप बेसिक्स के बिना तो एग्जाम में जा ही नहीं सकते ना। क्या कल पार्लियामेंट ही बदल जाने वाला है? ऐसा तो नहीं होने वाला। या वो पूछने वाले नहीं है? ऐसा नहीं है। देखिए, अगर मैं इसको ये झटका बहुत बड़ा है, राइट, इसमें कोई डाउट नहीं। लेकिन अगर मैंने अभी भी एनालिसिस किया, जब हम लोगों ने अपना आंसर की भी दिया, तो अगर 13 क्वेश्चंस भी सो कॉल्ड पॉलिटी में डाले गए हैं तो उसमें से 7 तो हमने पढ़ाए हुए। झटका हमें उन 6 क्वेश्चंस का लग रहा है जो कि अपवाद माना जा सकता है, बिकॉज उन्होंने एथिक्स डाल दिया, केस स्टडी डाल दिया, लैंग्वेज बड़ी आर्बिट्ररी कर दी, आधा पेज का पेपर बना दिया, विच इज रॉन्ग। तो वो 6 क्वेश्चंस का दुख है, लेकिन अल्टीमेटली तो दे विल हैव टू कम एंड आस्क प्रीलिम्स में द बेसिक्स पूछना तो पड़ेगा ही। यस, यूपीएससी इज आंसरेबल कि तुम अपने ही सिलेबस से कैसे डिविएट कर गए, तुम अपने पैटर्न से कैसे डिविएट कर गए, ये अलाउड नहीं है। एंड आई थिंक एवरीवन शुड आस्क फॉर क्वेश्चंस फ्रॉम यूपीएससी कि तुम ऐसा कर कैसे सकते हो, बिकॉज यू आर अ रिस्पॉन्सिबल कॉन्स्टिट्यूशनल अथॉरिटी। बट मैं अभी के लिए, इन ऑल ऑनेस्टी, मुझे ऐसा लग रहा है कि दिस इज अ वन ऑफ इवेंट, होपिंग एंड प्रेइंग कि यूपीएससी स्टेज एंड कम्स बैक टू नॉर्मल, क्योंकि इस टाइम मैं इसको गलती मान सकता हूं। तो आई होप यू अंडरस्टैंड कि कभी कभी पहले को तो गलती मान लेनी चाहिए, दूसरी बार हुआ तो आई गेस इट विल बी अ डेंजरस ऑप्शन। बट आई एम श्योर इसका दोनों ही जवाब है। नंबर 1, मैं वही कर सकता हूं जो मुझे आता है, बिल्कुल, आप वही पढ़ सकते हो जो आपको आता है। लेट्स डू आवर जॉब वेल एंड लेट्स होप कि यूपीएससी डज नॉट डिस्ट्रॉय द कंपटीशन बाय प्लेइंग एन अनफेयर मैकेनिज्म। ये एक अनफेयर गेम थी, बिल्कुल, यू नो। अगर आप कल सिलेबस में लिख दो कि हम केस स्टडी पूछेंगे, तो हम केस स्टडी के बारे में भी पढ़ लेंगे। ऐसा कुछ नहीं है कि जो हमें पढ़ना नहीं आता या पढ़ाना नहीं आता। सो फॉर नाउ टेक द नेक्स्ट बेस्ट स्टेप। अभी के लिए कोई स्ट्रैटेजी मत बदलिए, अभी के लिए जैसा चल रहा है वही तरीका है। इवन आई वुड से सर, अभी आपने जो एक इसके ऊपर पीओवी दिया कि जैसे जैसी चीजें हैं, आई कैन अंडरस्टैंड सर कि हम बाहर बात कर सकते हैं, बट एग्जाम हॉल में प्रेशर अलग होता है, बिल्कुल, फर्स्ट थिंग। सेकंड थिंग सर, जैसे एक क्वेश्चन है वो जो आर्टिकल 13 से पूछा गया था, उस पर काफी डिबेट हुई थी। अब सर मुझे लगता है वहां भले यूपीएससी ने केस स्टडी बना दिया हो, पर सर उस क्वेश्चन में गलत तो कुछ नहीं था। आर्टिकल 13 हम सब वैसे ही पढ़ते हैं। अब यूपीएससी ने बस वहां पर आपको एक कंडीशन बना के दे दी कि आप लॉजिकली इस क्वेश्चन को कैसे सीख सकते हैं। बिल्कुल। तो मुझे लगता है सर वैसी कंडीशन में आपकी डेप्थ और जो कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी है, आप कितना कॉम्प्रिहेंसिवली, कितना डेप्थ में चीजों को पढ़ रहे हैं, वो चीजें शायद इसमें 100% दैट इज सिने क्वा नॉन। वो तो करना ही है आपको। उसके बियॉन्ड क्या करना है, ये आने वाला वक्त हमें जवाब देगा। उतना तो जो कर रहे थे वो तो करना ही है। 100 में से 100 तो लाना ही है ना। अब ये लोग 101 वाला क्वेश्चन पूछ रहे हैं, तो वो करना, एक्स्ट्रा करना है कि नहीं, वो आने वाला वक्त बताएगा। बट आप अपना काम तो करिए, जिसके लिए आप 100 वाले तो करना ही पड़ेगा। बिल्कुल बिल्कुल सर। अभी जैसे हमारी कोई क्लासेस शुरू होती हैं, डे 1 से बहुत सारे क्वेश्चन शुरू हो जाते हैं। और क्योंकि सर शुरुआत में आपको पता है कि लोगों को क्यूरियोसिटीज बहुत सारी होती हैं, क्वेश्चंस बहुत सारे होते हैं, और बहुत सारे लोगों का पॉलिटी फेवरेट भी होता है, तो इसलिए वो सुपर एक्साइटेड भी रहते हैं शुरुआत में। बिल्कुल सर। पहला क्वेश्चन रेज होता है, क्या डे 1 से मैं आंसर राइटिंग शुरू कर दूं सर? अगर कब करनी है, कौन सा टाइम बेस्ट है? मेरे ख्याल से जब तक आपका 70 से 80% ऑफ सिलेबस पूरा ना हो जाए, आपको आंसर राइटिंग के बारे में सोचना भी नहीं चाहिए। बिकॉज ये वो आंसर राइटिंग है ही नहीं जो हमें स्कूल में बताया गया था। ये इंटरकनेक्टेड आंसर्स होते हैं, जो कभी प्रीएम्बल से स्टार्ट होकर फंडामेंटल ड्यूटी को भी कनेक्ट कर रहे हैं, लोकल गवर्नमेंट को भी कनेक्ट कर रहे हैं, और फिर जाके वो एक इंटरकनेक्टेड मैट्रिक्स आंसर होता है। ये स्टूडेंट्स को पता ही नहीं चलता। हमारे बच्चों को जैसा स्कूल में पढ़ाया जाता है कि पहले आपने प्लांट्स पढ़ लिया तो प्लांट्स का क्वेश्चन कर लो, उस एनसीईआरटी के पीछे एक क्वेश्चन बैंक होता था, तो हम उसको चैप्टर वाइज पढ़ते थे।
ये वो जमाना है, ये यूपीएससी के आंसर्स होते हैं। यूपीएससी के आंसर्स हमेशा एक इंटरकनेक्टेड, एक मैट्रिक्स होते हैं। तो जब तक आपका 70-80% सिलेबस ठीक से ना हो जाए, टच मत करना आंसर्स को। ओके, वन मोर थिंग सर, लास्ट में एक और बात करके कंक्लूड करना चाहूंगा, क्योंकि आपने इतने सारे बैचेस इंग्लिश मीडियम में पढ़ाए हैं और आपने इतने सारे बच्चों का एक्सपीरियंस भी देखा है, तो आप इन सब लोगों को बहुत एडवाइस भी देते होंगे कि यार देख ये गलती मत करना, बट स्टिल वो उस गलती को करते होंगे और उनको फल मिलता भी होगा, उनको प्रॉब्लम्स फेस भी करनी पड़ती होंगी। तो सर कुछ ऐसी टू द पॉइंट चीजें कि अगर आप शुरुआत से प्रिपरेशन कर रहे हैं तो एटलीस्ट ये मत करना बस, और स्पेशली पॉलिटी के बारे में बस कुछ ऐसे पॉइंटर्स। एक तो आपने ऑटोमेटिकली पॉइंट कर दिया, इज गोइंग फॉर टू मेनी सोर्सेस। ये बहुत कॉमन गलती है, और ये वो फोमो और ये सब का ही, तो ये मिनिमम सोर्सेस लो। और पॉलिटी के लिए तो सबसे आसान बात है, बिकॉज हमारे पास है ही बहुत कम सोर्सेस देखा जाए तो। तो उसमें जैसे बहुतों को अचानक कोई बोल देता है डीडी बसु पढ़ लो, सुभाष कश्यप पढ़ लो, एक्सेट्रा, यार वो सब एक्स्ट्रा है। नो, इट्स लाइक आप पहले केक तो बना लो, उसके ऊपर जो सजावट करनी है वो बात की बात है। तो आप मिनिमम सोर्सेस से पढ़ो, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। और ज्यादातर लोग ये गलती करते हैं। इवन सर ये भी बात है कि आप उनकी लैंग्वेज तक वहां तक बिना एक बेस बनाए वो लैंग्वेज आएगा ही नहीं, और आप पकड़ ही नहीं पाओगे। बट दैट इज समथिंग, दैट्स एंटायर थिंग। नंबर 2 इज फिर से इसी से कनेक्टेड ही है इन अ वे, इज अपने नोट्स ना बनाना। अपने नोट्स बनाने बड़े जरूरी होते हैं। यू हैव टू मेक ओन नोट्स। ओन नोट्स का मतलब होता है जो तुम्हें समझ में आया, मैंने जो समझाया और आपने जो समझा, उसका एक समवेयर इन द मिडिल एक गोल्डन मीन होता है, जो मैं लिख रहा हूं, जो मुझे समझ में आया। तो जैसे मैंने अभी हरिवंश राय बच्चन साहब की एक पोएम बोली, अब मुझे उस पोएम से क्या समझ में आया, वो मेरा है, वो आपका नहीं है, वो हरिवंश राय बच्चन का भी नहीं है, वो मेरा है। सो मेरा अपना नॉलेज बेस होना बड़ा जरूरी है, वो मुझे समझ में आया। हर एक का अपना अपना होता है, वो नोट्स बनाना। एंड नंबर 3 इज, जो मेरे हिसाब से इज अ सीवियर प्रॉब्लम ऑफ टाइम मैनेजमेंट। सीवियर प्रॉब्लम ऑफ टाइम मैनेजमेंट, दैट इज आर्बिट्ररी रीडिंग। कभी 2 घंटा पढ़ लिया, कभी 4 दिन पढ़ा ही नहीं, कभी 12 घंटे पढ़ लिया। डजंट वर्क दैट वे। इट इज लाइक साइकिलिंग, अगर, या इट इज लाइक माउंटेन पे क्लाइंब करना। अगर किसी को माउंटेन पे क्लाइंब करना की आदत है, नहीं है, तो एक बार क्लाइंब करके देख लें। माउंटेन क्लाइंबिंग का सबसे बड़ा सीक्रेट होता है मोमेंटम बना के रखना, एक कंटिन्यूस पेस पे चढ़ते रहना। इसलिए जो नया नया माउंटेन चढ़ने जाता है ना, वो पहले दिन माउंटेन को देखता है, वो बोलता है कोई प्रॉब्लम ही नहीं, वो भागते हुए जाता है। फिर 3 मिनट बाद उसकी सांस फूल जाती है, उसको बैठ जाना पड़ता है। लेकिन जो पोर्टर होते हैं, जो कूली होते हैं, या जो माउंटेनियर्स होते हैं, वो कितने नॉर्मल स्टेप से, सधे हुए स्टेप से चलते चले जाते, एंड दे रीच द टॉप ऑफ द माउंटेन। इट्स एज सिंपल एज दैट। आपको अपनी पेस पकड़नी है और उसी का फ्लो बना के रखना होता है। दैट इज व्हाट डिसिप्लिन इज ऑल अबाउट। एग्जैक्टली सर, एक रिवीजन, क्योंकि मुझे लगता है दिस इज द गेम चेंजिंग थिंग, इसके बारे में और स्पेसिफिकली अपन पॉलिटी के बारे में। रिवीजन हमारे केस में, दोनों ही केस में मेरे ख्याल से इट्स ऑलवेज बेटर कि आप एमसीक्यूज या प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस देखकर करिए, राइट। इस टाइम ऑल्दो इस बात का झटका लग चुका है कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस का नहीं है, लेकिन मैं फिर ये मान के चल रहा हूँ कि इस टाइम अपवाद था, दिस वाज एन एक्सेप्शनल कंडीशन। लेकिन वी डोंट हैव एनी बेटर सोर्स एज ऑफ नाउ। तो जब तक कुछ नया इन्वेंशन हो ना, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखो और उसके अनुसार अपने नोट्स को चेक करते रहो, अपडेट करते रहो। दैट्स द ओनली वे। और अब तो आजकल तो बड़ा सिंपल सा होता है, अब तो सब्जेक्ट टॉपिक में डिवाइड, हमारे अनअकैडमी में डिवाइडेड है कि टॉपिक वाइज एमसीक्यूज है, तो उसको एक एक करके एमसीक्यू करते रहो और अपने नोट्स को अपडेट करते रहो। उसमें थोड़ा सा एक्टिव पार्टिसिपेशन भी हो जाता है और उसके रिवॉर्ड बड़े सॉलिड होते हैं, बिकॉज आपके एक ही झटके में रिविजन भी हो गया और आपके एमसीक्यूज भी हो जाते हैं। तो सर मुझे लगता है कि अगर इन लर्निंग के साथ डिपेंड करता है कि हम इनको फॉलो कितना करते हैं। एब्सोल्युटली, लास्ट में सच में ये बात है कि आप इसे फॉलो कितना करें। तो डेफिनेटली अगर सर हम सब लोग इन चीजों को फॉलो करने की कोशिश करेंगे, नाउ डिपेंड्स अपॉन देम कि वो कितना इस चीज को फॉलो करते हैं। बाकी हम अपना बेस्ट ट्राई करेंगे डेफिनेटली। सो थैंक यू वेरी मच सर, थैंक यू वेरी मच गाइडिंग ऑल ऑफ अस। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू।